चलिए अब आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने पहला टॉपिक आपका स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कल जो मैंने बातचीत करी थी उसका 2 मिनट में डिस्कशन करते हैं, फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बात करी थी कि म्यूचुअल फंड्स एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। किसके बीच में? छोटे इन्वेस्टर्स और कैपिटल मार्केट के बीच में। यानी कि छोटे इन्वेस्टर को रिस्क फ्री सिक्योरिटी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम, तो ऐसे केस में वो म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमाते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वहां से रिटर्न जनरेट करती है, कुछ पार्ट वो खुद रखती है, बाकी वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये जो रोल है वो म्यूचुअल फंड कंपनी का रहता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की बात। अब आगे की बातचीत में म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं, अब मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखिएगा, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। नंबर पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन की बात मैंने कल की क्लास में कर ली थी। अब मैं आगे बढ़ूंगा पॉइंट नंबर 2 पर। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 पर अब अपन बात करते हैं। देखिएगा, लिखेंगे इसमें प्लेयर्स those involved in mutual fund business। कौन कौन से प्लेयर्स म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अब उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बात करी स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होते हैं? सुने ध्यान से। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होते हैं जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करने का काम करते हैं, यानी कि उस बिजनेस को क्रिएट करने का काम करते हैं। इनको आप प्रमोटर्स के रूप में भी बोल सकते हैं। तो देखिए, स्पॉन्सर के रूप में मैंने क्या बात बोली? स्पॉन्सर इज अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट who established म्यूचुअल फंड बिजनेस। कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का सेटअप करती है वो स्पॉन्सर कहलाती है। नंबर 2, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको हम एएमसी के नाम से जानते हैं। चलिए, असेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब क्या? अब देखिए, स्पॉन्सर्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड बिजनेस का सेटअप करते हैं और प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं? जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? बिजनेस को सेटअप करने के बाद प्रोफेशनल्स को हायर करती है ताकि वो छोटे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके लाएगी, तो उसको शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है इस बात की नॉलेज किसको होगी? प्रोफेशनल्स को होगी। इस बात की नॉलेज किसको होगी? प्रोफेशनल्स को होगी। तो वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को क्या बोला जाता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो मैंने क्या बात बोली, दोबारा सुनेंगे। असेट मैनेजमेंट कंपनी वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जिसको स्पॉन्सर्स यानी कि बिजनेस सेटअप करने वाले लोग हायर करते हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर से इकट्ठा किया गया अमाउंट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न जनरेट कर सकें। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जो पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न को जनरेट करने का काम करते हैं। चलिए, इसमें लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट मतलब म्यूचुअल फंड who invest the money in capital market and
जनरेट रिटर्न फॉर द ट्रस्ट, generate return for the trust and investor. AMC consists AMC consists of group of financial professional group of financial professional who manage the fund, who manage the fund. तो असेट मैनेजमेंट कंपनी उन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को बोला जाता है जो कि फंड को मैनेज करते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते हैं। किसके लिए? ट्रस्ट यानी म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। नंबर 3 लिखेंगे आप ट्रस्टी। नंबर 3 आप लिखेंगे ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है इसको समझते हैं पहले। बहुत आसान सी बातें बोल रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए आसान सी बातों को अपन लिखते हुए भी समझते जाएंगे। देखिएगा, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जो असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा फंड को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, ट्रस्टी उसकी देखरेख करता है। मतलब ट्रस्टी सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये चेक करता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या वो सही जगह पे किया जा रहा है? क्या उनसे जो रिटर्न जनरेट किया जा रहा है, क्या वो प्रॉपरली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? क्या असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा कोई गलत चीज तो नहीं की जा रही, या सेबी के द्वारा जो गाइडलाइंस बताई गई हैं वो प्रॉपरली फॉलो की जा रही हैं? तो कुल मिलाकर के बात क्या समझी आपने कि जब भी आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रकार का गणित आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करते हैं या रिटर्न से रिलेटेड करते हैं, तो उन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी। तो शेयर मार्केट में किए जाने वाले सभी इन्वेस्टमेंट्स को देखने का काम सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रस्टी को अपॉइंट करती है। उस ट्रस्टी का काम क्या होता है? बस फंड को देखना, क्या वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या उस पर जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो इन्वेस्टर्स को सही जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, क्या सेबी की गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से मैनेज की जा रही है कि नहीं। तो ट्रस्टी का काम सिर्फ म्यूचुअल फंड बिजनेस में किए जाने वाले वर्क को चेक करने का रहता है कि क्या वो सही हो रहा है कि नहीं। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ट्रस्टी किस बारे में बात करेगा? देखिएगा, ट्रस्टी is group of people who ensure that who ensure that fund invested by asset management company in different type of securities in different type of securities is in proper manner or not। एक बात, and take care the fund of investors, take care the fund of investors। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, and also apply rules and regulation apply rules and regulation made by SEBI in mutual fund बिजनेस। क्या म्यूचुअल फंड बिजनेस में सेबी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं? चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर डी।
पॉइंट नंबर डी में आप लिखेंगे यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, जो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और बदले में क्या लेते हैं? यूनिट्स, ताकि उनके पास प्रूफ रह सके कि हमने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे रखा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर्स को इशू करती है, वो क्या इशू करती है? यूनिट्स। तो यूनिट होल्डर किसको बोला जाएगा? उन छोटे इन्वेस्टर्स को। चलिए लिखेंगे इसमें, यूनिट होल्डर is the investor, is the investor who invest their money in share market, through म्यूचुअल फंड कंपनी। चलिए, ये 4 पॉइंट आपने जो लिखे वो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको 4 पॉइंट क्या क्या बताया अभी, कौन कौन से प्लेयर शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं। पहला मैंने बताया स्पॉन्सर, जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का सेटअप करता है। दूसरा असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो स्पॉन्सर के द्वारा हायर की जाती है, जिनको हम ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स के रूप में जानते हैं। वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, रिटर्न जनरेट करती है, किसके लिए? म्यूचुअल फंड कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद स्पॉन्सर के द्वारा एक व्यक्ति और अपॉइंट किया जाता है, ट्रस्टी, जो इन सब चीज़ की देखरेख करता है। तो देखो, स्पॉन्सर तो आराम से गद्दी पे बैठा है, उसने तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी हायर कर दिए और ट्रस्टी भी हायर कर दिए। तुम तो एक तो देखो काम कैसा हो रहा है, और असेट मैनेजमेंट कंपनी को बोल दिया आप इन्वेस्ट करने का काम करो और रिटर्न कमा करके ला करके मुझे दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? और चौथा व्यक्ति क्या हो गया? यूनिट होल्डर्स, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के लिए 4 लोग जिम्मेदार होते हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरे म्यूचुअल फंड बिजनेस की कहानी को घुमा जाता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है कि सारी? चलिए, अब अपन नेक्स्ट आगे के पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट के बाद अब थर्ड पॉइंट की हेडिंग लगाएंगे। नंबर 3 इसमें लिखेंगे नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू। चलिए सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बात को बोल रहा हूं। अब यहां से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा, देखिएगा। देखिए, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा जब म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया जाता है, तो मैंने बताया हर दिन म्यूचुअल फंड कंपनी एनएवी कैलकुलेट करती है, यानी उसके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया पैसा शेयर मार्केट में है, उसकी डेली बेसिस की मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अब किसी भी पॉइंट ऑफ सिचुएशन पर अगर इन्वेस्टर अपना पैसा लेकर के वापस निकलना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर डेट पर जो एनएवी चल रही होगी उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो उसके हिस्से का पैसा बनेगा वो लेगा और निकल जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो एनएवी की कैलकुलेशन डेली बेसिस पर म्यूचुअल फंड कंपनी कैलकुलेट करती है, क्योंकि डेली बेसिस पर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड बिजनेस से एग्जिट करते हैं। तो वो किस प्राइस पर एंटर होंगे, किस प्राइस पर एग्जिट करेंगे, वो प्राइस क्या कहलाती है? नेट असेट वैल्यू। समझा की बात आपको? उस एनएवी की प्राइस पर एंट्री होगी, उस एनएवी की प्राइस पर एग्जिट होगा। चलिए, अब सवाल ये होता है साहब एनएवी की कैलकुलेशन सर बनेगी कैसे? बहुत ही सिंपल। अभी आपने कल एक एग्जाम्पल देखा, उससे क्या समझा कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने शेयर मार्केट में कहीं भी किए हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसको आप चेक कर लो, और म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने का कुछ ना कुछ खर्चा आता होगा, उस खर्चे को लेस कर दो। यानी कुल मिलाकर के म्यूचुअल फंड बिजनेस के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, अगर आज की करंट डेट को उस इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जाए तो क्या आएगा, उसमें से खर्चे निकालने के बाद नेट क्या बचेगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट से अगर आप डिवाइड दोगे तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। सिंपल कहानी, समझा के बताओ मेरी? अब इसकी कैलकुलेशन बनाते हैं अपन, देखो कैसे लिखेंगे। चलिए, इसमें अब मेरी कुछ बातों को लिखना है। नंबर 1, नेट असेट वैल्यू। नेट asset value can be calculated by market value of total assets less
टोटल लाइबिलिटी। चलिए देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स का मतलब क्या? म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए जो असेट्स होंगी मोटे तौर पर वो क्या होंगे? उसके इन्वेस्टमेंट्स। यानी जो पैसा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे वो उसके इन्वेस्टमेंट्स क्या कहलाएंगे? मोटे तौर पर असेट्स कहलाएंगे। तो उसकी मार्केट वैल्यू लेनी है, जो भी लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है लेस कर देंगे तो नेट असेट वैल्यू बच जाएगी। नंबर 2, एनएवी चेंज, एनएवी चेंज एवरी डे इन कैपिटल मार्केट। क्योंकि हर दिन कैपिटल मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो हर दिन शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो चेंज होती रहेगी। इस वजह से हर दिन एनएवी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एनएवी ऑलवेज कैलकुलेटेड, एनएवी ऑलवेज calculated per unit value, per unit value, because when investor wants to return its investment, return its investment, so that mutual fund company can return its investment as per unit value, as per unit value of mutual funds। क्या बात बोली मैंने? कोई भी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट्स लेकर के वापस होना चाहता है तो वो किस प्राइस पर लेकर के वापस जाएगा? तो इसके लिए जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो हर दिन की एनएवी कैलकुलेट करेगी और इन्वेस्टर अपना पैसा उस पर्टिकुलर एनएवी पर यूनिट के हिसाब से जो भी उसने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कर रखे हैं मल्टीप्लाई करके अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बाहर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर लिखेंगे आप 4, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट current market price, current market price of its investment is not given, then we will consider book value of investment। और ऐसे केस में हमको बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना है। भाई अगर मार्केट प्राइस नहीं दे रखी तो जो बुक वैल्यू है उसी पर आपको कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। चलिए यहां तक की बात नोट कर लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं अपने। ध्रुव नोट हो गया आपका? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब आप लिखेंगे कैलकुलेशन पार्ट। अब बात करते हैं साहब एनएवी की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? तो देखें, नेट असेट ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय
number of outstanding units, number of outstanding units of scheme. जैसे असेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी 10 लाख और 1 लाख यूनिट्स इशू कर रखे हैं, तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए। अब बात यह आती है कि साहब नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम कैसे निकाली जाएगी? नेट असेट ऑफ द स्कीम कैसे निकाली जाएगी? हाँ जी, अब स्टार मार्क करके आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। नेट असेट वैल्यू स्कीम की कैसे निकालनी है, चलिए इसको लेकर के बात करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल इसमें आप लिखेंगे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड रिसीव्ड, कैपिटल एप्रिसिएशन, अक्रूड इनकम, इसके अलावा कोई भी प्रकार के रिसीवेबल। इसमें से लेस करेंगे आप पेबल्स, इसमें से लेस करेंगे आप पेबल्स। इसके अलावा कोई भी प्रकार की अदर लाइबिलिटी, लेस करेंगे आप परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स, अमाउंट टू इन्वेस्टर्स, और ये वैल्यू आप यहां से लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम। चले, पहले नोट करो, फिर मैं सारी बातें समझाऊंगा, पहले एक बार नोट करेंगे। चलिए, यहां तक की बात नोट करी क्या आपने अभी? हाँ जी,
अब इस सारी बातें मैं समझाऊंगा, एक नोट डाल करके इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। इफ क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट calculation of closing NAV, then calculation as follows. इसमें लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग NAV यानी कि नेट असेट वैल्यू, अब एक स्टेटमेंट बनाएंगे आप, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी, ओपनिंग नेट असेट वैल्यू, इसमें ऐड करेंगे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है क्लोजिंग NAV लेस ओपनिंग NAV, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे। हाँ जी, इसमें से लेस करेंगे रीपरचेज ऑफ यूनिट या कोई भी प्रकार का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग NAV। चलिए यहां तक की बात नोट करिए अपन ने। चलिए अब सुनना आगे की बात, देखिएगा मैंने क्या सारी बातें आपके सामने बात करी है, उन सबको एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैंने बोला साहब नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम की कैलकुलेशन कैसे बनेगी, ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, पहले जनरल तौर पे समझो आप कि मैंने आपको बात करी कि म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में किए गए तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर असेट की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे कि अगर मैं उस असेट्स को मैं बेच दूं मार्केट में तो क्या नेट रियलाइजेशन होगा, उसमें से सभी खर्चे माइनस करने के बाद नेट पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास बांटने के लिए कितना बचेगा एट द एंड, वही उसकी नेट असेट वैल्यू कहलाएगी।
और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड दोगे तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। यानी आज की करंट डेट पर अगर सभी यूनिट्स को कंपनी बेच देती है या सभी इन्वेस्टमेंट को कंपनी बेच देती है म्यूचुअल फंड कंपनी, तो क्या नेट रियलाइजेशन होता है, इस बात की अपन कैलकुलेशन बना रहे हैं। सुनो ध्यान से, कितना आसान है देखेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल है वो तो है ही, साथ में कोई म्यूचुअल फंड्स को सेल करने से पैसा आया तो फंड इंक्रीज हो जाएगा, कोई म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो फंड इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का है, ओपनिंग आपने इन्वेस्टमेंट किया और एक साल के बाद शेयर की प्राइस हो गई 110, तो एक कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 10 रुपए का। 100 रुपए पर मान लीजिए कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड पे किया, तो एक प्रकार से मैंने उस शेयर्स के ऊपर कितना रिटर्न कमाया 15 रुपए। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5% के रेट से डिविडेंड इनकम कितने रुपए की कमाई 5 रुपए की, और 100 रुपए का शेयर 110 रुपए का हो गया, तो एट द एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 10 रुपए। तो 10 रुपए कैपिटल एप्रिसिएशन के नाम के कमाए, 5 रुपए डिविडेंड के कमाए, तो टोटल रिटर्न मैंने शेयर पे कितना कमा लिया 15 रुपए। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया मैंने, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। अक्रूड इनकम, कोई इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है, मैंने कमा ली उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और मुझे रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है तो आप उसको इंक्रीज कर लेंगे। कोई भी प्रकार के रिसीवेबल्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़े हुए, क्वेश्चन करेंगे उसके साथ समझ में आएंगे कौन से रिसीवेबल के बारे में बात करेंगे अपन। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स से जो रियलाइजेशन है वो आपके पास आ गया। अब इसमें से आप माइनस करेंगे जो भी चीजें पेमेंट करने से रिलेटेड है। पेबल यानी कि कुछ इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांगेंगे तो उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। अदर लायबिलिटी, परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पेबल का मतलब समझ गए आप, कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आता है आपको बोलने के लिए मेरे को ये पैसा ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में उसने वापस मांगा, तो वापस मांगा तो आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया है या किसी भी प्रकार का पेबल रिलेटेड है तो वो लेस करेंगे। कोई भी प्रकार की लायबिलिटी लेस करेंगे। परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आपने म्यूचुअल फंड्स का परचेस किया, मतलब क्या, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ना करके किसी दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स को परचेस कर लिया, तो एक प्रकार से उसके पास से फंड जा रहा है तो आप क्या कर देंगे, आपके कैश बैलेंस को कम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, करंट ईयर से रिलेटेड खर्चा है पर पे नहीं करा, पे करना है, तो आपके कैश बैलेंस को कम करेगा वो, क्योंकि आज ना तो कल पे करना ही पड़ेगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड कर दिया आपने। डिविडेंड या इंटरेस्ट पेमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई डिविडेंड अमाउंट आपको रिसीव हुआ, वो डिविडेंड अमाउंट आपने इन्वेस्टर्स को बांट दिया या उसका रिटर्न आपने इन्वेस्टर्स को बांट दिया, या इंटरेस्ट या डिविडेंड किसी भी रूप में। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में आप डिबेंचर्स में या बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिविडेंड रिसीव होगा। कई बार क्या होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर बीच बीच में अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में भी कुछ पैसा दे देती है। तो पैसा देने का मतलब क्या होता है, उसके यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्या बात है ये अभी समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन के साथ समझ में आएगी, पर फिर भी मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ कैसे उस बात को समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में 10 रुपए का एक यूनिट है, 1000 यूनिट इन्वेस्ट किए, तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कितना किया 10,000। अब मान लीजिए उसने इस इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में लगाया और वहां से उसने 100 रुपए का डिविडेंड इनकम जनरेट किया मेरे नाम का, तो वो 100 रुपए का डिविडेंड देने की बजाय मुझे क्या करेगी, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर देगी। कैसे, एक यूनिट कितने का है 10 रुपए का, तो 100 को 10 से डिवाइड दोगे तो कितने यूनिट हो गए 10, तो मेरे वो यूनिट कितने कर देगी 1010 यूनिट कर देगी, है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बात आपको समझने की बस क्या है वो इतनी से समझो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया गया, उस पर ड्यूरिंग द ईयर अगर उसको कुछ रिटर्न देना है तो वो रिटर्न इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आपको दे देगी, यानी आपकी यूनिट्स को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। क्या आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा मैंने बोला रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स का अमाउंट अगर रीपे कर दिया तो आप उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए आगे की बात, ये सब बातें ना ये जो मैंने लिखवाई हैं आपको, हाँ मतलब ये अल्टीमेटली है ना, पेबल को मेरे को ऐसे लिखना था। ठीक है क्या, ये सारे पेबल्स हैं जो जिस रूप में आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे की बात सुनना। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर कब होंगी, जब अभी मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, है ना। क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अल्टरनेट अप्रोच और है। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, उसमें मैंने एक नोट लिखवाया है आपको
कि इफ क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एनएवी देन कैलकुलेशन एज फॉलोज। मतलब क्या? क्लोजिंग एनएवी का मतलब अगर आपको सवाल के अंदर ओपनिंग एनएवी की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो क्लोजिंग एनएवी तक पहुंचने का तरीका क्या होगा। इस बात को पढ़ने के लिए पिछले वाले से रिलेट मत करना। पिछले वाले का रिलेशन इस बात से है कि अगर आप सारे असेट्स को बेच देते हो तो पैसा कितना आता है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर ओपनिंग एनएवी दे रखी है, क्लोजिंग एनएवी निकालनी है, आप इन्वेस्टमेंट्स को बेच नहीं रहे, तो ऐसे केस में आपको किस तरीके से क्लोजिंग एनएवी निकालनी है। अभी जब अपन सवाल पे पहुंचेंगे तो इन बातों को रिलेट करवाऊंगा आपको मैं कि मैंने पहले क्या लिखवाया था, अब मैं क्या आपको समझा रहा हूं। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को समझो, मैंने क्या लिखवाया। मैंने बात करी साहब म्यूचुअल फंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक महीना है जुलाई, जुलाई महीने के स्टार्टिंग पर उसके एनएवी नेट असेट वैल्यू पर यूनिट चल रही है मान लो 100 रुपए, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए। अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उसको डिविडेंड की इनकम होगी तो उसकी जो एनएवी की वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी कैपिटल गेन अगर कंपनी से रिसीव होगा तो उसकी एनएवी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मतलब जुलाई के एंड पर 100 रुपए की वैल्यू 110 हो गई और ओपनिंग थी 100 रुपए, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 10 रुपए, इससे एनएवी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और कोई भी म्यूचुअल फंड्स को सेल करने से आपके पास पैसा आ गया तो आपकी एनएवी इंक्रीज हो जाएगी। इसको लेस किससे करेंगे? अगर कोई भी आपने यूनिट्स को परचेस किया है, मतलब री इन्वेस्टमेंट किया है, तो एनएवी की वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द मंथ आपने किया है तो एनएवी की वैल्यू कम हो जाएगी। मींस क्लोजिंग एनएवी उसको रीएडजस्ट करके निकलेगी। अब इसमें कई सारी चीजें और भी बन सकती है पर मैंने लिखी नहीं है, जैसे कोई भी प्रकार के खर्चे हो सकते हैं और भी चीजें हो सकती हैं पर मैंने नहीं लिखी है ना। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे उसके साथ समझना, ये मोटे तौर पर मैंने एक बार बात बताई है आपको, ठीक है। एक बार आपने नोट कर लिया, अब मैं सवाल कराना स्टार्ट करूंगा उसके साथ समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बात में कुछ बात पूछनी है तो बताओ। चलिए अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ सारी बातों को देखेंगे। देखिएगा, अच्छा आप लोगों के पास अभी बुक वगैरह कुछ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जो एसएफएम की मेरी बनाई हुई बुक है उसको मैं स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो वो आपके पास पीडीएफ फाइल के रूप में आप अपने कॉपी में अपने मोबाइल में उसको ओपन कर लेंगे। जब तक आपके हाथ में बुक नहीं आती तब तक आपको उस पीडीएफ फाइल से पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपने आगे की बात को। चलिए अभी देखिए मैं आपके साथ बहुत आसान आसान बातें कर रहा हूं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं आपके, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने जो अपने मॉड्यूल में डाले हैं वो किस हिसाब से डाले हैं वो बता देता हूं। सिलेबस 2022 के सारे क्वेश्चन कवर होंगे, सिलेबस 2016 के सारे क्वेश्चन कवर होंगे, पास्ट एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस भी सारे कवर होंगे। तो जब मैं आपको कोई भी चैप्टर कराऊंगा तो उसमें मॉड्यूल सिलेबस 2022, 16 और पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन कराता चलूंगा, ठीक है ना। देखो अब आप देखिएगा यहां पर कितनी आसान आसान बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट करना है एनएवी पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम ऑफ मनी प्लांट। आपको साइज ऑफ द स्कीम आपको दे रखा है 100 लाख, फेस वैल्यू ऑफ द स्कीम आपको दे रखी है, शेयर्स दे रखी है 100 रुपए, मतलब एक शेयर कितने का है 100 रुपए का। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 लाख, यानी 1 लाख को मैं 1 लाख शेयर्स हैं ये, है ना। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 100 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एनएवी कैलकुलेट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 180 लाख, यानी आज अगर इसको बेचा जाए तो 180 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर रिसीवेबल्स के रूप में इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 लाख। अदर रिसीवेबल्स का मतलब मार्केट वैल्यू के अलावा कोई भी प्रकार की इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन के रूप में, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में। कोई भी प्रकार के रिसीवेबल, अदर टाइप ऑफ रिसीवेबल आपको 2 लाख रुपए के दे रखे हैं। लायबिलिटी आपको कितनी दे रखी है 1 लाख। ओरली अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैसे करोगे, 180 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू, 2 लाख रुपए का रिसीवेबल, टोटल कितना मिला 182 लाख।
182 लाख में से 1 लाख का आप पेमेंट करेंगे तो बचेगा क्या, 181 लाख। तो यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर एनएवी की कैलकुलेशन बना रहे हो उस वक्त नेट असेट वैल्यू कितनी आ गई, 181 लाख। और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 1 लाख। डिवाइड दे दोगे तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹181। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एनएवी। सिंपल बात समझ आ गई आपको। तो कैसे कैलकुलेट करोगे उसको देख लो आप, देखिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट। हाँ जी, तो एनएवी की कैलकुलेशन के लिए मैंने बात करी कि नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम का मतलब क्या है। नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम का मतलब क्या है। तो इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 180 लाख। इसमें आप ऐड कर देंगे रिसीवेबल्स 2 लाख और इसमें से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज जो कि कितनी है, 1 लाख। तो नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम हो गई 181 लाख। हाँ जी, तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि एनएवी पर यूनिट कितनी होगी, तो 181 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हैं, 1 लाख। तो एनएवी पर यूनिट कितनी आ जाएगी, ₹180। ये इंफॉर्मेशन आपकी आ गई रुपीस पर यूनिट की। इस बात को नोट कर लें। नोट कर लिया यहाँ तक की बात। चलिए अब सुनना आगे की बात। ये नोट करिए यहां तक की बात। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूं 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। A good luck mutual fund that had net asset value ₹17 at the beginning of a month made income and capital gain distribution of 0.04 and 0.03 respectively per unit during the month and then ended the month with a net asset value 17.08। कैलकुलेट करना है मंथली एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कमाना है। पहले तो मैं ओरली बताता हूं। जब आपने मंथ के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया तो एनएवी क्या चल रही थी, 17। जब मंथ खत्म हुआ तो एनएवी कितनी हो गई, 17.08। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के नाम का कितना कमा लिया, 0.08। इसके अलावा ड्यूरिंग द मंथ कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इनकम हुई है 0.04 की और कैपिटल गेन के रूप में इनकम हुई है 0.03 की। तो एक तो डिविडेंड इनकम कमाई, एक कैपिटल गेन के रूप में कमाया, एक कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में कमाया। तो जितना रिटर्न कमाया उनको जोड़ लोगे, क्या जोड़ोगे, 0.08, 0.04, 0.03। ये तो हो गया टोटल रिटर्न। लगाया कितना था स्टार्टिंग में, 17। मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा।
लेकिन वो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न कौन सा कहलाएगा? मंथली, क्योंकि बात कौन से किसकी की जा रही है? मंथ की बात की जा रही है। आपको कैलकुलेट क्या करना था? मंथली रिटर्न निकाल लिया। जो भी मंथली रिटर्न परसेंटेज आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी? एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? चलिए अब देखो, इसको लिख लो एक बार, कितनी सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी, आप कैलकुलेशन बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने क्या मंथली रिटर्न जनरेट किया है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने बात करी डिविडेंड इनकम की। एक तो आपने डिविडेंड इनकम जनरेट करी। डिविडेंड इनकम कितनी जनरेट करी है? 0.04। इसके अलावा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, यह आपको दे रखा है 0.03। और कैपिटल एप्रिसिएशन के नाम का कितना हुआ? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी कितनी है? 17.08। ओपनिंग एनएवी कितनी है? 17। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 0.08। टोटल रिटर्न कितना आ गया? कितना? 0.15। ये आपका टोटल रिटर्न आ गया ड्यूरिंग द मंथ। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट पर क्या रेट ऑफ रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर मैं मंथली रेट ऑफ रिटर्न की बात करता हूं तो मैंने 0.15 कमाए, लगाया कितना? 17, मल्टीप्लाई 100 करके बताओ कितना आ रहा है? 0.15 डिवाइड बाय 17 इंटू 100 कितना आ रहा है? 0.88। आगे और बताओ। 25। ये परसेंटेज आ गया, ये आ गया आपका पर मंथ। और एनुअल की अगर मैं बात करूं तो 0.8825 मंथली है, 12 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 10.588 यानी 59। ये आपके पास एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आ गई पर एनम के हिसाब से। क्या आपको मेरी ये बात क्लियर होगी क्या? बिल्कुल आसान आसान सी बात बोली, अभी मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। चलिए अब एक बार आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।